करीब 7 साल पहले शहर में एक स्कूल की शुरुआत हुई। स्कूल की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई कि बच्चों को महानगरों जैसी शिक्षा दी जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विदिशा शहर के सागर रोड पर स्थित ओलंपस हाई स्कूल की। ओलंपस हाई स्कूल आज हमारे शहर का जाना माना नाम बन गया है, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का पाठ भी बखूबी पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे डिजिटल क्लासेस, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्विमिंग पूल, स्कॉलरशिप टेस्ट, समर कैंप आदि। स्कूल ने स्थापना के पहले वर्ष ही सीबीएसई की मान्यता प्राप्त की। डायरेक्टर मोहित रघुवंशी जी के नेतृत्व में बहुत ही कम समय में स्कूल ने अपना अच्छा नाम हासिल किया है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ओलंपस हाई स्कूल के डायरेक्टर मोहित रघुवंशी सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। सर, ये आपकी और आपकी टीम की मेहनत ही है कि ओलंपस हाई स्कूल हमारे शहर का जाना माना नाम बन गया है बहुत ही कम समय में। तो सर, हम स्कूल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पिछले 7 साल की जर्नी कैसी रही। स्कूल को शुरुआत हुए करीब 7 साल हो गए हैं, तो किस सोच के साथ स्कूल की शुरुआत हुई थी और तब के समय में और अब के समय में आप क्या फ़र्क देखते हैं सर, हमें बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप इंटरव्यू लेने यहाँ पर आए। स्कूल हमारा जो है 2013 में हमने स्टार्ट किया था और अभी इसको 7 इयर्स हो गए हैं। तो जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तब के चैलेंजेस जो थे वो थे, पहले तो विदिशा में एक कल्चर डेवलप करना, क्योंकि यहाँ पर एक आधुनिक पढ़ाई को लेके जिसमें सारी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, सारी चीज़ें जिसमें जुड़ी रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं, उसको लेके पेरेंट्स का रुझान कम था। उसके पीछे कारण ये भी था कि पहले से जो स्कूल्स यहाँ पर थे विदिशा में, उनका फोकस पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, हमारा उद्देश्य ये था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जोड़ा जाए, जैसे कि गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, स्विमिंग हो गया आपका, और भी जो डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सबको हम सम्मिलित करना चाह रहे थे हमारे एजुकेशन करिकुलम में। तो पहला चैलेंजेस उस समय तो हमारे साथ यही था कि पेरेंट्स का एक जो माइंडसेट है उसको चेंज करना और अपने आप को एक स्थापित करना यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे जैसे पेरेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता गया, रुझान बढ़ता गया और पेरेंट्स का जो सपोर्ट मिलता गया, उसके बाद आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि आज हम विदिशा में एक अच्छी अपनी पहचान हमने सभी स्कूलों के बीच में अपनी स्थापित कर ली है। करीब 1500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनको हम केटर कर रहे हैं। और इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ, सारी गतिविधियों के माध्यम से विदिशा लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी बच्चे हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे एक्टिविटीज़ की बात हो, सभी फील्ड्स में हमारे जो बच्चे हैं वो निरंतर आगे निकल रहे हैं। और आज की डेट में बस चैलेंज यही है और जो चेंज आया है, जो डिफरेंस यही आया है कि इन सब चीज़ों को अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जो हमने स्टार्ट किया था उसको हमको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और पेरेंट्स को और भी जो बेस्ट हम दे सकते हैं वो देने की हमें कोशिश करनी है। ये अभी हमारे पास मेन चैलेंज है। सर, जैसे कि जब कोई स्कूल की शुरुआत बड़े लेवल पर होती है, जहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली लागू होती है, तो कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। उन्हीं में से एक है टीचर्स को इकट्ठा करना, क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि विदिशा में पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा माना नहीं जाता है, तो टीचर्स को बाहर से भी रिक्रूट करना पड़ता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस टास्क को आपने कैसे पूरा किया। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि टीचर्स, क्योंकि सबसे मेन जो स्कूल में एक एसेट होता है वो होता है टीचर्स यहाँ के। और हमारा जो मेन फोकस था जब हमने स्कूल स्टैब्लिश किया था कि टीचर्स को हम, अच्छे टीचर्स को हम यहाँ पर कैसे जोड़ सकते हैं। तो मेन हमारा जो क्राइटेरिया था टीचर्स को रखने का ये था कि हम कोशिश करेंगे कि हम विदिशा के बाहर के भी टीचर्स अपने स्कूल में जोड़ सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने कैंपस में उनके लिए एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी, ताकि वो टीचर्स बाहर से आता है तो यहीं कैंपस में रिसाइड कर सके, रह सके और अपनी जो सर्विसेज है वो दे सके। तो सबसे पहला हमने स्कूल में एक रेसिडेंशियल कैंपस टीचर्स के लिए बनाया
उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं उनको ये टास्क दिया कि आप हमें इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कराने में हेल्प करिए। तो इंदौर की जो फेमस रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे टीचर्स को रिक्रूट करना है। जो इंदौर के टीचर्स हैं, भोपाल के हैं, ग्वालियर के हैं, सागर के हैं, इस तरह के एमपी के बाहर के ज़िलों से हमने टीचर्स को रिक्रूट किया। उसके अलावा हम लोग केरल भी गए इंटरव्यू लेने, क्योंकि माना जाता है कि साउथ इंडिया के टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने इंटरव्यू केरल के न्यूज़पेपर में ऐड देके वहाँ जाकर भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। उसके अलावा हमने अपने एंड से भोपाल में भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। तो इस तरह से हमने टीचर्स के इंटरव्यू करके एक बहुत अच्छी टीम बनाने की कोशिश करी। और जैसा कि आपने पूछा इंटरव्यू का क्या, टीचर्स को रखने का क्या क्राइटेरिया होता है, तो सबसे पहले तो उनका जो एजुकेशन लेवल है वो देखा जाता है। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है फेस टू फेस इंटरव्यू होने के बाद उनको हम एक सब्जेक्ट टीचर्स एक्सपर्ट से हम उनका इंटरव्यू कराते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स का टीचर है या कोई साइंस का टीचर है, तो उस सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट हम बुलाते हैं इंडस्ट्री से, या फिर जो विदिशा के टॉप कॉलेजेस हैं उनसे उस सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं और उनसे उनका इंटरव्यू कराते हैं, ताकि उनके सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में हमें प्रॉपर पता पड़ जाए। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर हम टीचर्स को हमारे एंड पे रिक्रूट करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण ही स्कूल का जो एक लेवल है, जो एक स्कूल की जो एक स्ट्रेंथ है वो और उभर कर आती है। सर जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं, कोरोना में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है सर ऑनलाइन क्लासेस तो एक तरह से मजबूरी है। इससे सेटिस्फेक्शन ना तो बच्चों को मिल पा रहा है, ना पेरेंट्स को, ना इवन टीचर्स को मिल पा रहा है। तो सर ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को? देखिए, ये बात तो आपने सही कही कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को उतना आउटपुट तो नहीं मिल सकता जितना फिजिकल क्लासरूम में मिल सकता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहा, क्योंकि ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब हमें नहीं मालूम था कि इतना लंबा जाएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हमको ऑलरेडी हो गए और अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि स्कूल्स कब स्टैब्लिश फिर से रीओपन होंगे। तो मेन हमारा उस समय मोटिव ये था कि बच्चों को जोड़े रखना, क्योंकि बच्चे फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को फिर से स्कूल उनके स्टार्ट होते हैं। लेकिन उस समय तुरंत लॉकडाउन लग गया तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाए। तो मेन पर्पस जो हमारा स्टार्टिंग में था, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से जोड़े रखना, पढ़ाई से वो लोग दूर ना रहें, क्योंकि एक बार टच चला जाएगा उसके बाद फिर से उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय तो हमारा मेन फोकस ये था। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये लंबा खिंचता गया तो फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स से बात करके उनके सुझाव लेके हमने इसको लागू किया। और हमने ये कोशिश करी कि बच्चों को एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे, क्योंकि पढ़ाई कराना बच्चों को फिजिकल क्लासरूम में तो वैसे डिफ़िकल्ट होता है, तो ऑनलाइन में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मेन पर्पस हमारा उसमें ये रहा कि बच्चों को कैसे हम, पेरेंट्स से हमने पहले बात करी, उसके बाद उनको इंटरेस्टिंग वीडियोस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू और गूगल ऐप के थ्रू, इन सब के थ्रू हमने उनकी लाइव क्लासेस चलाना शुरू करी, जिसको पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। सबसे बड़ा यहाँ पर रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं वो है पेरेंट्स, क्योंकि हमारे और बच्चों के बीच में जो दूरी है और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के पास है। तो पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने हमें बहुत हेल्प करी, पेरेंट्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया। तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा, अपनी जिम्मेदारी को समझा। क्योंकि जनरली क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्कूल की। लेकिन यहाँ पर कोरोना में एक ऐसी चीज़ देखने को मिली कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आया। तो पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को और बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। और इसके कारण जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही हैं, और पेरेंट्स और बच्चों की मदद से और सब चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही हैं। और बस यही उम्मीद है कि स्कूल जल्दी से रीओपन हो और बच्चे वापस स्कूल आएँ। सर स्कूल से हट के अगर हम थोड़ा सा पर्सनली जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि किस सोच के साथ आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को स्कूल की जिम्मेदारियों के साथ बखूबी निभा पाते हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे मैंने चयन किया, तो हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो हमेशा से बिज़नेस ओरिएंटेड ही था। किसानी, खेती प्लस हम लोगों का बिज़नेस जो था वो डीलरशिप वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह की डीलरशिप से रिलेटेड था। तो जब मैं यहाँ पर विदिशा में अपना स्कूलिंग कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उस समय एक ही CBSE स्कूल हुआ करता था और हमें बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए विदिशा के बजाय भोपाल जाना पड़ता था।
तो 12th में मैंने रियलाइज़ किया कि विदिशा में एक स्कूल की नीड तो है जहाँ पर बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकें। उसके बाद जब मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए इंदौर गया तब मुझे एक ड्रास्टिक चेंज समझ में आया कि विदिशा में जो हमने पढ़ाई करी थी, क्योंकि यहाँ पर हमने बुकिश नॉलेज तो गेन कर ली थी लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो इंदौर के बच्चे जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में देखे, मेरे साथ वाले इतने कॉन्फिडेंट, इतने बात करने का तरीका उनका इंग्लिश, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारे शहर में भी एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है जिसमें ये सारी चीज़ों को हम फुलफ़िल कर सकें। तो इंदौर में मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया था वो दिल्ली कॉलेज से किया था, जो कि एमपी का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स माना जाता है और उनका एक कॉलेज भी है जहाँ पे मैंने कॉलेज किया था। तो उनका जो स्कूल था वहाँ पर मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मैं जब अपनी हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर गया MBA करने के लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से बच्चों को एजुकेशन अच्छी दी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छे टीचर्स को और अच्छी एक्टिविटीज़ को हम लोग अपने करिकुलम में अगर सम्मिलित करें तो बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, जो कि विदिशा में मिसिंग थी। तो इन सब सोच के साथ ही मैंने फिर 2013 में, उसके बाद MBA के बाद मैंने 1 साल जॉब भी करी हैदराबाद में एक रिटेल चेन में। उसके बाद 2013 में अपनी जॉब क्विट करके मैं विदिशा आया। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन पापा के साथ बिज़नेस में हेल्प करी 6-7 महीने। उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब स्कूल अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो 2013 अक्टूबर में हमने यहाँ पर भूमि पूजन करके स्टार्ट किया और नवंबर 2014 में हमने अपना सेशन जो था वो शुरू कर दिया। तो इस तरीके से एक जो जर्नी रही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि विदिशा में वाकई में एक अच्छी एजुकेशन हब की बहुत ही ज़रूरत थी, जिसमें सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे स्कूल स्टार्ट करने के बाद आपने देखा होगा विदिशा में और भी स्कूल्स ने जो है अपना पैटर्न है वो चेंज किया, पढ़ाई का, एक्टिविटीज़ को अपनाया। तो हमारा जो हमेशा से मकसद रहा था वो हमेशा एक लीडर का पोजीशन होल्ड करने का रहा था, कि कुछ ऐसी चीज़ें विदिशा में इंट्रोड्यूस करी जाएँ जो कि बाकी स्कूल के लोग हैं उसको फॉलो करें। चाहे वो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हो, इवनिंग में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी रन होती है जहाँ पर स्विमिंग बच्चे एक्टिविटीज़ करने आते हैं, जो कि विदिशा के अन्य स्कूलों के बच्चे भी हमारे यहाँ स्विमिंग करने आ सकते हैं। तो वो एक हमने नया कंसेप्ट चालू किया। उसके अलावा जो कैंप होता है, समर कैंप नाम की चीज़ विदिशा में कभी भी किसी ने सुनी नहीं थी। तो ओलंपस हाई पहला स्कूल था जिसने समर कैंप का आयोजन अपने स्कूल में किया, जिसमें पहले साल ही करीब 200-250 बच्चे हमें बाकी स्कूलों से भी आकर हमारे कैंप में वो लोग आके जुड़े। इसके अलावा हमने बैकपाइपर बैंड, क्योंकि जनरली जो बैंड ग्रुप्स होते हैं विदिशा में वो इतने इंटरेस्टिंग बैंड ग्रुप्स नहीं होते, तो हमने जो दिल्ली की एक कंपनी उनसे टाई अप करके एक बहुत अच्छा बैकपाइपर बैंड विदिशा में स्टार्ट किया, जो कि पूरे MP में जब लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन हुआ था तो 3rd पोजीशन उसने पाई। तो इस तरह से हमने बहुत अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करी, चाहे वो NCC का कैंप हो। NCC विदिशा में किसी भी प्राइवेट CBSE स्कूल में NCC नहीं रहता था 9-10 स्टैंडर्ड में, हमने उसको NCC को लेकर आए। तो बच्चों का जो रुझान है वो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ के साथ, तो उनका जो ओवरऑल स्कूल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कई फोल्ड बढ़ गया। तो ये हमारा मेन पर्पस रहा, और जो जर्नी रही स्कूल स्टार्ट करने से लेकर अभी तक की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, और उम्मीद है कि हम आगे भविष्य में बहुत। सर, जितना भी अभी हमने आपके बारे में जाना, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जाना, स्कूल के बारे में जाना, कई सारी इंस्पिरेशन हमको मिलती है और निश्चित ही आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो सर, एक मैसेज हमारी युवा पीढ़ी के नाम। मैसेज तो मैं बस ये देना चाहूँगा कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने सोच रखा है आपको भविष्य में क्या करना है, उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लान बनाना चाहिए, और जो भी आप फ्यूचर में आप करना चाहते हैं और उसको करने के लिए हमेशा मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सफलता जो है वो एक बार में आपको मिल जाए। कई बार आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फेलियर्स तो एक पार्ट है लाइफ के, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही मैंने सीखा है और इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यही मेरा मैसेज जो है वो युवा पीढ़ी के लिए है कि कोशिश करते रहें। सर, एक बार फिर से हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। देश के भविष्य को मजबूत करने की नींव जो आपने रखी है वो इसी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रहे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आपने अपना इंटरव्यू लेने यहाँ पर आए तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।